नमस्कार साथियों, बेस्ट ज्ञान चैनल पर मैं बीरम सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। रोज की तरह आज के इस वीडियो में हम देखेंगे मध्य प्रदेश की अब तक की दिन भर की बड़ी खबरों का सारांश। वीडियो में दी गई जानकारी आपको काम की लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। कांग्रेस के 9 उम्मीदवारों की नई लिस्ट जारी हो गई है। पूरी लिस्ट देखेंगे। केंद्र सरकार द्वारा पारित 3 कृषि अध्यादेशों पर सबसे पहले बात कर लेते हैं। उसके बाद में अन्य खबरों पर नज़र डालेंगे, क्योंकि ये जो कृषि विधेयक है काफ़ी विवादित भी रहे हैं। राज्यसभा में भी काफ़ी हंगामा इनको पास कराने को लेकर हुआ था, लेकिन आखिरकार ये विधेयक पास हो गए और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अब तीनों कृषि विधेयकों को मंजूरी दे दी है और ये तीनों कृषि विधेयक जो है कानून बन गए हैं। ये 3 विधेयक कौन कौन से इनकी बात करें तो किसान उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सुविधा विधेयक 2020, दूसरा है मूल्य आश्वासन और कृषि सेवा पर किसान सशक्तिकरण और संरक्षण समझौता विधेयक 2020 और तीसरा है आवश्यक वस्तु शोधन विधेयक 2020। इन कानूनों का उद्देश्य देश की कृषि व्यवस्था में बदलाव लाना है और किसानों की आय बढ़ाना है। यह सरकार का दावा है। बात करें पहले कानून की, किसान उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सुविधा विधेयक 2020 के प्रावधान किसानों को अपनी उपज कहीं भी बेचने और खरीदने की अनुमति देते हैं। जहां तक हमारा प्रत्यक्ष अनुभव रहा है, इससे पहले भी किसानों को मध्य प्रदेश में तो कम से कम कहीं पर भी अपनी फसलों को बेचने की आज़ादी होती थी। 1-2 क्विंटल सामान जब भी हमको बेचना होता है किसान भाइयों को, तो तुरंत किसी भी व्यापारी को बेच देते हैं, मंडी में नहीं जाते हैं। लेकिन हाँ, 10-20 क्विंटल बेचना हो तो इसलिए मंडी में जाते हैं क्योंकि वहाँ पर अच्छा भाव मिलता है। सरकार पर आरोप यह लगाया जा रहा है कि इससे मंडी व्यवस्था समाप्त हो जाएगी, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनियाँ छोटे छोटे कारोबारियों को टिकने नहीं देगी। और जिस तरह आपने इसके संबंध में जियो का ही हम उदाहरण लें, जियो ने सबसे पहले मुफ्त में सिमें बांटी, मुफ्त में बहुत सारी सुविधाएं दी, लेकिन बाद में उसने क्या किया आप सबके सामने है। अन्य कंपनियां धीरे धीरे समाप्त हो गई और 3 कंपनियां मात्र अब मोबाइल कंपनियां बची हैं, वोडाफोन आइडिया, एयरटेल और जियो। तो ठीक यही व्यवस्था और यही उदाहरण मंडी व्यवस्था को भी समाप्त करने के लिए विरोधियों के द्वारा दिया जा रहा है और पहली नज़र में यह सही भी लग रहा है। दूसरे कानून की बात करें तो दूसरा कानून है मूल्य आश्वासन और कृषि सेवा पर किसान सशक्तिकरण और संरक्षण समझौता विधेयक 2020। इसमें किसी भी उपज के लिए बुआई से पहले समझौता करने के प्रावधान है। इसके अनुसार किसानों को कृषि उपज के मूल्य का आश्वासन मिल सकेगा। तो यह जो विधेयक है यह भी ऊपर वाले विधेयक से ही जुड़ा हुआ है और कहीं ना कहीं मंडी व्यवस्था पर कुठाराघात करता है। भले ही इस कानून में साफ तौर पर मंडी व्यवस्था को समाप्त करने की व्यवस्था न हो, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से इससे मंडी व्यवस्था समाप्त हो जाएगी। क्योंकि एक बात पर आप ध्यान दीजिए, सोयाबीन का भाव अभी 3200 रुपये है। एक साल सोयाबीन बड़ी कंपनी आपके पास आती है, रिलायंस जैसी कंपनी आती है या फिर अन्य अडानी की कोई कंपनी आती है, वह 3200 के बजाय आपको 4500 का भाव एक साल में दे देती है और व्यापारी, अन्य जो व्यापारी है वह कोई भी खरीद उस साल नहीं कर पाते। अब अगले साल वही कंपनी 3000 या फिर 2500 के भाव में आपसे हो सकता है कि अपनी उपज खरीदें। ऐसा वो इसलिए कर सकती है क्योंकि 1-2 साल यदि उसने शुरू में छोटे व्यापारियों को समाप्त कर दिया तो उनमें इतना दम नहीं रहेगा कि वह उनसे कंपटीशन कर पाए और बाद में मनमाने दाम पर वह किसानों की फसल खरीद सकती है। तो बड़ी खामी इसमें यह बताई जा रही है। हालांकि सरकार का दावा यह है कि चूंकि इससे बिचौलिए समाप्त हो जाएंगे और किसान से सीधी जो वस्तु है या अनाज है वह पहुंचेगी कंपनी को और कंपनी सीधे उपभोक्ताओं को पहुंचाएगी, इसलिए इसमें किसानों को दाम अच्छे मिलेंगे। अब मैंने दोनों ही पक्ष आपके सामने रख दिए हैं। आपकी इस संबंध में क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताइए और आप खुद निर्णय करिए कि आप सरकार के साथ हैं या सरकार के विरोध में हैं। अगला जो कानून है वह है आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020। इसके तहत केंद्र सरकार ने युद्ध और अकाल की असाधारण स्थिति में ही खाद्य आपूर्ति श्रृंखला को विनियमित करने का प्रावधान किया है। अब इस कानून का प्रभाव क्या होगा?
इस कानून का प्रभाव ये होगा कि चाहे किसान हो या व्यापारी, किसी भी वस्तु का कितना भी स्टॉक अपने पास रख सकता है, सरकार उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर सकेगी। पहले होता यह था कि कोई भी व्यापारी एक निश्चित स्टॉक से ज़्यादा अपने पास संग्रहित करके स्टोर करके नहीं रख सकता था, उसको बाज़ार में पहुंचाना ही होता था। और यदि वह ऐसा नहीं करता तो उस पर सरकार के जो प्रतिबंध लागू होते थे और उस पर खाद्य विभाग का छापा पड़ सकता था और उस पर कानूनी कार्रवाई भी हो सकती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि यह कानून में ये इस बात की व्यवस्था रहेगी कि वह उसका अनलिमिटेड स्टॉक रख सकता है। इसका नुकसान ये होता है कि जो बड़े व्यापारी है या बड़े पूंजीपति है, वह कृषि वस्तुओं का ज़्यादा स्टॉक अपने पास रख लेते हैं। जब बाज़ार में कीमतें कम होती हैं, वे अपने पास उसे होल्ड करके रखते हैं, और जब ज़्यादा दिनों तक होल्ड करके रखते हैं तो बाज़ार में उन चीज़ों की हो जाती है शॉर्टेज, और बाज़ार में शॉर्टेज होने से कीमतें बढ़ जाती हैं। तो यह नुकसान इसका होता है। बात करें नए कानून का उद्देश्य, जो सरकार बता रही है, किसानों को अतिरिक्त आय उपलब्ध कराने के लिए कृषि उपज विपणन समिति यानी कि एपीएमसी मंडी के अतिरिक्त अपनी उपज बेचने का विकल्प देना है। यह मौजूदा न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी पर खरीद प्रणाली के अतिरिक्त होगा। यहाँ पर सरकार का कहना है कि एमएसपी यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस की जो व्यवस्था है वह जारी रहेगी और सरकार इस पर खरीदी करती रहेगी। विपक्ष का इसमें मांग है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी सरकार दे, और सरकार न केवल बात करे बल्कि कानूनी प्रावधान एक एक्ट बनाकर इसमें करे। सबसे पहले तो विपक्ष की मांग ये थी कि इन तीनों कानून में ही संशोधन करके एक लाइन आप एमएसपी की गारंटी की जोड़ दीजिए, इसके बाद हमें कोई समस्या नहीं रहेगी। शिरोमणि अकाली दल की जो केंद्रीय मंत्री थी हरसिमरत कौर बादल, इसी मुद्दे पर उन्होंने शुरू में तो इस्तीफा दे दिया और बाद में 21 साल पुराना गठबंधन जो था भाजपा और शिरोमणि अकाली दल का, वह इसी विधेयक को लेकर समाप्त हुआ। तो कहीं ना कहीं देखने में यहाँ पर यह मिल रहा है कि सरकार अपनी मनमानी कर रही है। एक तरफ तो सरकार किसानों को 2022 तक उनकी आमदनी दुगनी करने का वादा करती है, और दूसरी तरफ न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी भी उनको नहीं दे रही है। यह मौजूदा न्यूनतम समर्थन मूल्य एपीएमसी पर खरीद प्रणाली के अतिरिक्त जरूर होगा, लेकिन इसकी गारंटी कानून में नहीं है। इससे किसानों की आय में स्थिरता आती यदि गारंटी होती और वास्तव में एक निश्चित समय सीमा होती कि जैसे ही किसानों की फसल तैयार हो जाती है हम तुरंत उससे न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद लेंगे, और यदि कोई इस मूल्य से कम पर खरीदता है तो फिर उस पर कानूनी कार्रवाई होगी। इन कानूनों से ऐसा माहौल तैयार होगा जिसमें किसान और व्यापारी को अपनी कृषि उपज खरीदने और बेचने की आज़ादी होगी। तो खास तौर पर व्यापारियों के लिए यह कानून है, जैसा कि मैंने पहले स्पष्ट आपको कर दिया है। इससे किसानों को अधिक विकल्प जरूर उपलब्ध होंगे और उनकी बाजार लागत घटेगी। अब लागत कैसे घटेगी, इस बात को भी आप समझिए। राजगढ़ जिले का किसान जाता है शाजापुर, इंदौर या भोपाल, या फिर यूँ कहें कि राजस्थान की कोटा मंडी में वह सामान को ले जाना चाहता है, लेकिन उसकी जो ट्रांसपोर्ट कास्ट है, परिवहन लागत है लाने और ले जाने की, वह इसमें इतनी ज़्यादा हो जाती है कि जो फ़ायदा उसको प्राइस का मिलता है वह तो नहीं मिलता, उल्टा घाटा उसको हो जाता है। इसलिए वह अपने ही ज़िले में एक मंडी के बजाय, जो पास की मंडी है उसके बजाय दूर की मंडी में नहीं ले जाना चाहता है। तो इन प्रावधानों से किसानों को अपनी उपज के बेहतर दाम मिल सकेंगे, ऐसा सरकार का दावा है। लेकिन मेरा बिल्कुल इन दावों पर यकीन नहीं है। क्यों नहीं है, यह भी मैंने आपको समझा दिया है। लोक समता पार्टी का बीजेपी में विलय हो गया है। मुख्यमंत्री निवास में आयोजित कार्यक्रम में लोक समता पार्टी का विलय भारतीय जनता पार्टी में कराकर सभी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को भाजपा की सदस्यता मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिलाई। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री रहते हुए मैंने गरीबों और किसानों की चिंता की है। संबल योजना, राहत की राशि, फसल बीमा योजना का लाभ, अनाज आपूर्ति जैसे अनेक निर्णय हमने
गरीबों के हित में ली है। आखिर सरकार गरीबों की ही है। हमारा और लोक समता पार्टी का एक ही लक्ष्य है, जनता की भलाई। जम्मू कश्मीर से खबर है, पुलवामा में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ हुई। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेरा। सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 2 आतंकवादी भी ढेर हो गए हैं। मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती के कोरोना पॉजिटिव होने की खबर है। इन्होंने ट्वीट करके खुद इस बात की जानकारी दी। उन्होंने लिखा, मेरे कोरोना पॉजिटिव होने की खबर के बाद मेरे सभी आत्मीयजन बहुत चिंता कर रहे हैं। मैं यहाँ हिमालय की तलहटी में चारों तरफ गंगा की धारा से घिरे हुए वंदे मातरम कुंज में हूँ। आपको जानकारी होगी, उमा भारती ही वह शख्सियत है जिसके कारण बीजेपी सत्ता में आई थी। शिवराज सिंह चौहान जी को उस समय कोई जानता भी नहीं था। उमा भारती के नाम पर ही लोगों ने वोटिंग की थी और ख़ास तौर पर हिंदुत्व के मुद्दे पर उस समय वोटिंग हुई थी, क्योंकि उमा भारती को कट्टर हिंदुवादी चेहरा माना जाता था। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री जसवंत सिंह के निधन पर शोक व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने दिवंगत आत्मा की शांति और शोकाकुल परिवार को यह दुख सहन करने की शक्ति देने की ईश्वर से प्रार्थना की। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि पूर्व केंद्रीय मंत्री श्रद्धेय श्री जसवंत सिंह पूर्ण समर्पण और निष्ठा के साथ आजीवन देश की सेवा करते रहे। एक सैनिक के रूप में मातृभूमि की सेवा करने के बाद आपने केंद्रीय रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री और वित्त मंत्री के रूप में देश की सेवा की। उनका योगदान सदैव अविस्मरणीय रहेगा। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने अपने 9 प्रत्याशियों की सूची विधानसभा उपनिर्वाचन के लिए जारी कर दी है। जावरा से पंकज उपाध्याय लड़ेंगे। सुमावली से कांग्रेस के प्रत्याशी होंगे अजब कुशवाहा। ग्वालियर ईस्ट से सतीश सिकरवार। पौरी से हरिवल्लभ शुक्ला। मुंगावली से कन्हैयाराम लोधी। सुर्खी से मिसिज पारुल साहू। मानदाता से उत्तम राज नारायण सिंह। बदनावर से अभिषेक सिंह टिंकू बना। सुहासरा से राकेश पाटीदार कांग्रेस के ओर से उम्मीदवार होंगे। जिधर देखी मलाई उधर चल दिए बिल्ली के चचेरे भाई। जी हाँ दोस्तों, बिहार के पूर्व डीजीपी थे गुप्तेश्वर पांडे। यह बिहार विधानसभा चुनाव से पहले शामिल हो गए हैं नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड यानी कि जेडीपी में। पोषण माह के रूप में सितंबर माह को मनाया जा रहा है। स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। पैसे तो आते जाते रहते हैं, इसलिए स्वास्थ्य का हमें विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए। गरीब की थाली कभी रहे न खाली, शिवराज सिंह चौहान जी का यह जुमला है। एक गरीब की थाली हो चाहे अमीर की थाली हो, कम से कम ये चीज़ें होनी चाहिए एक थाली में, तब एक पोषण युक्त शरीर या यूँ कहे कि स्वास्थ्य आपको मिल सकता है। तो आइए देखते हैं। फल और सब्जियों की मात्रा आधा किलो। दाल, अंडे और मांस इनकी मात्रा होनी चाहिए 90 ग्राम। दूध और दही 300 ग्राम। बादाम और सूखे मेवे, काजू वगैरह, इनकी मात्रा 20 ग्राम। घी और तेल 27 ग्राम और अनाज की मात्रा होनी चाहिए 270 ग्राम। हर वीडियो में मैं आपको यह जानकारी देता हूं ताकि आप स्वास्थ्य के प्रति सजग हो पाए। मध्य प्रदेश के सभी जिलों की कोरोना वायरस रिपोर्ट यहाँ पर दी हुई है, आप देख सकते हैं। इंदौर में पिछले 24 घंटे के दौरान 478 केस बढ़े, 7 लोगों की मौत हुई, 307 लोग स्वस्थ हुए, 4130 कुल एक्टिव केस बचे हुए हैं। कुल मिलाकर यहाँ पर अभी तक 22,607 कोरोना पॉजिटिव मिल चुके हैं। 545 लोगों की जान यह वायरस ले चुका है। 17,932 लोग अभी तक स्वस्थ होने में सफल हुए हैं। इसी प्रकार आपका जो भी जिला हो जिसके बारे में आपको इंटरेस्ट हो देख सकते हैं। पूरी लिस्ट ये रही और बाकी जिलों की लिस्ट ये रही और अन्य जिलों की लिस्ट ये रही। मध्य प्रदेश के सभी 52 जिलों में मिलाकर पिछले 24 घंटों में 2310 कोरोना पॉजिटिव बढ़े। अभी तक 1,22,209 कोरोना पॉजिटिव मध्य प्रदेश में मिल चुके हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान 26 लोगों की मौत हो गई। अभी तक 2207 लोगों की जान यह वायरस ले चुका है। 2081 लोग पिछले 24 घंटे में स्वस्थ हुए। 97,571 लोग अभी तक स्वस्थ हुए हैं। 22,431 एक्टिव केस मध्य प्रदेश में बचे हुए हैं। 27 सितंबर को कुल जो जांच हुई उसके हिसाब से 100 में से 12 लोग कोरोना पॉजिटिव निकल रहे हैं।
प्रधानमंत्री जी ने भी अपने मन की बात में कहा कि मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे यहाँ कहा जाता है जो ज़मीन से जितना जुड़ा होता है वो बड़े से बड़े तूफानों में भी उतना ही अडिग रहता है। कोरोना के इस कठिन समय में हमारा कृषि क्षेत्र, हमारा किसान इसका जीवंत उदाहरण है। और जो कानून मोदी जी अभी लेकर आए हैं उससे और बड़ा तूफान आया है, लेकिन जैसा कि मोदी जी का मानना है कि जो ज़मीन से जुड़ा होता है वो अडिग रहता है, तो मुझे नहीं लगता कि मोदी जी को किसानों पर जो तूफान आया है उसकी कोई बड़ी चिंता है। 2,000 रुपये 3 किस्तों में 6,000 रुपये देने के जो काम इन्होंने किया है वह ज़रूर काबिल तारीफ़ है, लेकिन किसानों का वास्तव में भला होता है न्यूनतम समर्थन मूल्य से। आप ज़रा सोचिए, यदि किसी फसल का भाव, मान लीजिए सोयाबीन का भाव ही है, वह 3,000 के बजाय 3,500 रुपये प्रति क्विंटल हो जाए तो 1 क्विंटल पर आपको 500 रुपये का फ़ायदा होता है। 10 क्विंटल पर 5,000 का, और आपके पास कम से कम 50 क्विंटल भी है तो 25,000 का। तो एक ही सीजन में एक ही फसल की मैंने बात की है। तो 6,000 रुपये जो है किसान के लिए ऊँट के मुंह में जीरा है। शिवराज सिंह चौहान ने 2,000 का लॉलीपॉप और दिया है, तो 10,000 रुपये सालाना किसानों को फिर मिलेंगे। यहाँ पर बहुत सारे किसानों की जो एक शिकायत हो सकती है, शिकायत ये है कि चाहे किसानों के लिए कुछ भी कर दो, इनका पेट कभी नहीं भरता। ये निश्चित तौर पर किसानों के प्रति बेईमानी है। जिस प्रकार आप देख रहे हैं, चाहे सरकारी कर्मचारी ऑफिस जाए या न जाए, काम करे या न करे, उनको एक फिक्स वेतन की गारंटी है। 30,000 रुपये वेतन पाने वाले कर्मचारी का प्रतिदिन जो सैलरी है वह होता है 1,000 रुपये महीना। और यह तो मैं न्यूनतम सैलरी की बात कर रहा हूँ। जब इनकी पेंशन होती है तो भी कम से कम 30,000 रुपये महीना इनको मिलता है। मैं छोटे से कर्मचारी चपरासी की बात कर रहा हूँ जिनको 15,000 रुपये महीना कम से कम पेंशन मिलती है। तो ऐसे में क्या किसान सबसे गया गुजरा है? क्या उसको हक नहीं है कि वह दिन रात काम करता है तो उसको भी पेंशन मिले, उसको भी एक निश्चित आमदनी मिले? दोस्तों, आज अमर शहीद भगत सिंह की जयंती है, हम इनको प्रणाम करते हैं। इनके बारे में मन की बात में भी प्रधानमंत्री जी ने बात की। जलियांवाला बाग नरसंहार के बाद एक 12 साल का लड़का उस घटना स्थल पर गया। वह खुशमिजाज और चंचल बालक, लेकिन उसने जलियांवाला बाग में जो देखा वह उसकी सोच के परे था। वह स्तब्ध था, यह सोचकर कि कोई भी इतना निर्दयी कैसे हो सकता है। सैकड़ों लोग जलियांवाला बाग नरसंहार में मारे गए थे, अंग्रेजों ने गोलियों से भून दिया था। वह मासूम गुस्से की आग में उस समय जलने लगा जब उसने यह नज़ारा बाद में देखा, सुना, महसूस किया। क्या आप कल्पना कर सकते हैं एक हुकूमत जिसका दुनिया के इतने बड़े हिस्से पर शासन था, इसके बारे में कहा जाता था कि उनके शासन में सूर्य कभी अस्त नहीं होता। क्यों अस्त नहीं होता? कि दुनिया गोल है, इतनी बड़ी है कि एक समय में सूर्य कहीं पर उदय हो रहा होता है, उसी समय दूसरे देश में अस्त होता है। और इन दोनों ही देश में उस समय अंग्रेजों का शासन था। तो एक 23 साल के युवक से उस समय पूरी सरकार भयभीत हो गई थी। यह बड़ी बात है अपने आप में। प्रधानमंत्री ने अपने मन की बात में राजमाता विजयाराजे सिंधिया ने रात की 2 बजे जो दूध इनको पिलाया था उसका भी जिक्र किया और माता के वात्सल्य को प्रणाम किया। दोस्तों, यह थी तमाम बड़ी खबरें आज की। उम्मीद है आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, काम का लगा होगा। बहुत सारे जो डाउट है आपके क्लियर हुए होंगे। फिर भी आपका कोई प्रश्न या सुझाव हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। मैं कोशिश करूंगा अगले वीडियो में उस पर अमल करने की। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब कर चुके हो तो बेल आइकन यानी कि घंटी का बटन ज़रूर प्रेस कर देना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जय किसान, जय हिंद, जय भारत।